मुल्क भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 7,747 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर 682 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस वायरस ने महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त मरीजों की तादाद 911 तक पहुंच गई है, तो वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में ये तादाद 903 हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लुधियाना से। लुधियाना में चोर को पकड़ना महंगा पड़ा है। पकड़ा गया था चोर, निकला कोरोना का मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 साल मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लुधियाना सेंट्रल जेल में तबीयत खराब होने पर उसकी जांच हुई। थाना एसएचओ समेत 8 पुलिस एहलकार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और हैरान कर देने वाली खबर, लुधियाना में चोर को पकड़ना महंगा पड़ गया है। दरअसल जिस चोर को पकड़ा गया वो कोरोना मरीज निकला। 24 साल मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लुधियाना सेंट्रल जेल में इसको कैद किया गया, जहां पर उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने पर उसकी जांच कराई गई और जांच कराने पर यह चोर पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव निकला। थाना एसएचओ समेत उसके बाद 8 पुलिस एहलकारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पीएम मोदी और वज़ीर आला के साथ मीटिंग जारी है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में लॉकडाउन बढ़ाने, मुल्क की सतह पर एक्शन लेने और इमरजेंसी खुलने की सूरत में ट्रांसपोर्ट को इजाजत नहीं मिलने की सिफारिश की है। साथ ही ये भी मशवरा दिया है कि रेलवे, हवाई सफर और सड़क पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहे। जाहिर है इस बात को लेकर लोगों में भी तजस्सुस है कि क्या लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह है कि उड़ीसा और पंजाब के रियासती काबीना ने इस ताल्लुक से पहले ही ऐलान कर दिया है। उड़ीसा और पंजाब में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए पहले बढ़ा देने का ऐलान किया गया था और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हर उस नुक्ते पर नजर रख रही हैं जो इस वक्त जारी है। रंजिता, ये जानना चाहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम वज़ीर आला से मुखातिब हैं, बातचीत चल रही है। वज़ीर आला की तरफ से, सीएम्स की तरफ से क्या क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं, बताइएगा। जी, इसे ना देखिए, अहम बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक चल रही है, अभी 11 बजे का समय था और उस समय से बैठक चल रही है। लगातार जो अलग अलग राज्यों के सीएम है वो अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर ये कहना है, उन्होंने ये मांग की है प्रधानमंत्री से कि लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई जाए और ये जो कार्रवाई है और ये जो फैसला है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाए। केंद्र सरकार पहल करे और इस सीमा को 30 अप्रैल तक कर दिया जाए। 30 अप्रैल तक उनकी मांग है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत हुई, जो तस्वीर निकलकर मीडिया में सामने आई, उसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी मास्क लगाए हुए थे और जिस तरह से सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि जो होममेड मास्क है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 लेयर मास्क ये होगा और हमने अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने होममेड मास्क पहना हुआ है। इसके साथ ही पीएम ने ये भी आह्वान किया सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि वो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए। केंद्र सरकार उनके साथ रहेगी और जो भी फैसले हैं वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करे। कहीं न कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही थी, जो आरोप कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लगा रहे थे कि केंद्र की तरफ से फाइनेंशियली उतनी मदद नहीं मिल रही है सरकारों को, उसको भी कहीं न कहीं दरकिनार किया उन्होंने और साफ तौर पर ये कहा कि जो फाइनेंशियली हेल्प है और जो तमाम तरह के सहयोग की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है वो पूरी होनी चाहिए और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से संकट बरकरार है देश में, उससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बाहर निकालेगी इस सरकार को। जी रंजिता, क्या इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये इस पर भी जोर दिया गया कि हमने देखा था कि एक अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि इस अर्जी में कि
फ्री टेस्टिंग की जाए। क्या वजीर आला सीएम्स की तरफ से ये भी सुझाव वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया? जी बिल्कुल, देखिए हर जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, देखिए 2 राज्यों में फैसला अब तक हो चुका है। उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले फैसला लिया लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का, और उसके बाद कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पहले मीडिया से बात की थी, और उसी में उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि आने वाले समय में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, और ये सरकार की मांग है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले पर, इस फैसले में सरकार का साथ दे। तो ये एक जो फैसला है वो पंजाब सरकार की तरफ से किया गया। कर्फ्यू लगाने का जो मामला है वो भी लगातार पंजाब में चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि 14 को लॉकडाउन की समय सीमा खत्म हो रही है, और 14 के बाद क्या रहेगी देश की तस्वीर, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो एयरलाइंस है उनकी टिकटें अब मिलनी शुरू हो चुकी है। IRCTC बताया जा रहा है वो वेबसाइट भी खोल दिया गया है। तो क्या लोगों की आवाजाही को लेकर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि ये अहम होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार, वो कुछ जो जगह है, कुछ जो जिले हैं, उनको हॉटस्पॉट कर उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन अगर लोगों की आवाजाही इसी तरह से होती रही, ट्रेन, बसें और तमाम जो दूसरी यातायात के जो साधन है वो अगर चलने लगे, तो फिर ये मुश्किल हो पाएगा ये कदम उठाना। तो सना, ये देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से फैसला लेती है, क्योंकि ये जो फैसला है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। आज की इस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी है और फैसला होना है। जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम सीएम से मुशाहिदा बातचीत करने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं और क्या कुछ इस हवाले से फैसला लिया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि लाइव के दौरान आपकी बेटी आपको पुकार रही थी, और उम्मीद करते हैं कि आप महफूज होंगी और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रही होंगी पूरे घर वालों की, और उनके साथ अच्छा वक्त बिता रही होंगी। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अकोला से आ रही है। अकोला में कोरोना का मुश्तबा मरीज जो था उसने खुदकुशी कर ली। आसाम का ये मरीज रहने वाला था। 7 अप्रैल को अकोला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 30 साल मरीज की कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अकोला से दे रहे हैं। कोरोना का मुश्तबा मरीज ने खुदकुशी कर ली है। आसाम का ये मरीज रहने वाला था। 7 अप्रैल को अकोला अस्पताल में इसे दाखिल कराया गया था, जो कि आसाम का रहने वाला बताया जा रहा है। तो अकोला से अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुल्क के हर कोने कोने में इस वबा ने दस्तक दे दी है। अकोला की अगर हम बात करें तो वहां से एक ऐसा मामला सामने आया है कि कोरोना मरीज ने खुदकुशी कर ली है। आसाम का ये रहने वाला था। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अकोला से जुड़ रहे हैं रिजवान, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? पेशेंट ने आखिर क्यों खुदकुशी कर ली? जी सना, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो लोग हैं, अभी हाल ही के अंदर अकोला जिला के पातुर शहर में 7 लोगों को जो है तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो है तो तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक है, और ये जो जिस शख्स ने खुदकुशी की है उसका नाम मोहम्मद जहूरुल इस्लाम है, और आसाम का ये रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 1 साल की जमात में ये चल रहे थे। फिलहाल तो इस बात की भी पूरी तरह से इंकशाफ नहीं हो पाया कि ये जो खुदकुशी के क्या वजूहत हो सकती है, लेकिन जराये के हवाले से जो चीजें सामने आ रही है, कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया है कि वहां पर जिला अस्पताल में जो मुनासिब इंतजामात नहीं है, शायद उसी को लेकर इंतजामिया पर वहाँ की कई लोग जो है तो नाराज चल रहे हैं। चीज़ों का जो सर्वे है, जो कार्रवाई है, वो शुरू कर दी गई है। अगर हम देखें तो जाकिर नगर के जो गली नंबर 18, 20, 21, 22 और इसके अलावा मगरिबी जाकिर नगर यानी कि तूबा कॉलोनी का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को सील किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर माने तो ये जो पूरा इलाका है जामिया नगर का, हर जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है, और यहाँ पर जो सख्ती है वो देखने में आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ जो ज़रूरी सामान ले जाने वाले लोग हैं वो ज़रूर दिखाई देंगे। उसके अलावा सफाई कर्मी है या फिर सैनिटाइज करने वाले जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये इलाका है और ये जाकिर नगर ढलान कहलाता है। तो तमाम तरह की सख्ती की जा रही है। यहाँ पर जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ वो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। और अगर देखें तो इस इलाके में अब स्क्रीनिंग का काम वो शुरू कर दिया गया है। लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, महकमा सेहत से जुड़े अफसरान हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर घर से बाहर
निकलने से मना किया गया है। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। तो महकमा सेहत से जुड़े अफसरान, वो स्वास्थ्यकर्मी, वो सब के सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप देखें तो ये लगातार यहाँ पर टीमें पहुँचने का सिलसिला जारी है। कल ये कार्रवाई की गई थी। अब जो दूसरा काम है, यानी घर घर जाकर के पता लगाना कितने लोग हैं, बीमार हैं, कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से हैं, वो तमाम काम यहाँ पर शुरू किया गया है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार होने वालों के लिए 2 गज जमीन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से रिंग रोड पर इंद्रप्रस्थ पार्क के पास जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम को कोरोना की वजह से मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए तय किया गया है। लेकिन इस मामले में डीडीए के साथ तनाज़े की भी खबर है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार होते हैं, उनके लिए 2 गज ज़मीन मिलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक बड़ी पहल करते हुए रिंग रोड पर वाक़े ये जो कब्रिस्तान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम, इसको लेकर के लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मर जाएंगे उनकी तदफीन यहाँ पर की जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल रिंग रोड पर वाक़े है और इंद्रप्रस्थ पार्क जैसे ही ख़त्म होता है, शांति स्तूप पार करने के बाद ये कब्रिस्तान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस पर बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गार्ड यहाँ पर डीडीए की तरफ से तैनात हैं और अभी ये मामला कोर्ट में ही है। जैसा कि हमें गार्ड ने यहाँ पर बताया कि वो डीडीए की तरफ से यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने तदफीन करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा था और उनको वापस भेजना पड़ा था। अब ये कब्रिस्तान, क्योंकि कोरोना वायरस के शिकार लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक तरह से तय किया गया है कि जो भी जिनकी तदफीन करनी होगी वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, जिस तरह से डीडीए से इस पूरे मामले में एक विवाद चल रहा है, एक तनाज़ा चल रहा है, क्या एक तदफीन हो पाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका कहीं ना कहीं हल निकालना ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस तरह से 2 गज ज़मीन की तलाश यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रही है, तो उसमें अहम बात यह है, क्या यहाँ पर वाकई उनको 2 गज ज़मीन मिल पाएगी? कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त एक अच्छी खबर रियासत महाराष्ट्र से आ रही है। सांगली जिले के कोरोना फ्री होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। सांगली में 26 में से 25 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में रोज बरोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बीच सांगली से अच्छी खबर है कि सांगली में 26 में से 25 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। दिल्ली मरकज में शामिल हुए 10 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मरकज में शामिल अफराद की रिपोर्ट दूसरी बार निगेटिव आई है। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले से अच्छी खबर आपको दे रहे हैं, राहत भरी खबर, जहां एक तरफ हम दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरे-फहरिस्त है कोरोना पॉजिटिव केसेस के हवाले से। इस बीच सांगली से खबर यह है कि 26 में से 25 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसमें दिल्ली मरकज में शामिल हुए 10 अफराद की भी रिपोर्ट शामिल है। इनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। मरकज में शामिल अफराद की रिपोर्ट दूसरी बार निगेटिव पाई गई है। तो एक ऐसे वक्त में जब रोज बरोज महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, अब ये हिंसा आगे बढ़ रहा है। 1500 के पार केसेस महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। तो वहीं सांगली से राहत भरी खबर यह है कि सांगली जिले के कोरोना फ्री होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। सांगली में 26 में से 25 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। दिल्ली मरकज में शामिल हुए 10 अफराद की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। कहा यह जा रहा है कि तबलीगी मरकज में शामिल अफराद की दूसरी बार रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र जिले के सांगली से दे रहे हैं, जहां पर 26 में से 25 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र लगातार आंकड़ों में सरे फहरिस्त है, अव्वल नंबर पर है। इस बीच सांगली की ये खबर काफी राहत भरी वाली है।
निश्चित तौर पे सांगली में जो है अभी 2 साल के बच्चे की कोरोना की रिपोर्ट आई वो निगेटिव है और पहले जो 26 लोग जो पॉजिटिव आए थे उसमें से 25 लोग जो है स्वस्थ हो गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। तो मतलब आप ये समझिए 26 में से जो है 25 लोग ठीक हो चुके हैं और एक रिपोर्ट जो सिर्फ जो है पॉजिटिव आई है उस पर भी इलाज चल रहा है। और मरकज से भी शामिल हुए जो 10 लोग आए थे सांगली में, उनकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो भी निगेटिव आई। तो ये कह सकते हैं कि सांगली जिले के लिए जो है एक राहत भरी खबर है कि जो 26 में से 25 लोगों की रिपोर्ट जो है निगेटिव हो चुकी है और सिर्फ एक रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसकी जांच जो है लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच ये भी कहना होगा अमित रॉय कि भले ही जांच निगेटिव आई हो लेकिन आवाम को एहतियात बरतना है, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त मुश्किल वक्त में है। जब आप घरों में रहेंगे तभी महफूज रहेंगे। देखिए, इसमें कोई शक बात नहीं है। इस इलाज का, इस बीमारी का एक ही इलाज है कि आप अपने घरों में बैठे रहें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चलिए एक जिले में राहत की खबर, लेकिन मैं आपको अभी एक और अपडेट दे दूं कि अभी सुबह का आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र ने जारी किया है। 1666 मामले पूरे महाराष्ट्र में हो गए हैं। पिछले 12 घंटे में 92 मामले सामने आए हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो 92 और जुड़े हुए हैं, जिसमें मुंबई में पिछले 12 घंटे में 72 नए मरीज पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है राहत की खबर एक जिले के लिए हो सकती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आवाम को ये समझना होगा कि आपको घर में बैठना होगा, सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो है बरतना होगा, नहीं तो ये आंकड़ा 1600 से आगे चलकर 2600-3600 भी हो सकता है। बिल्कुल, अब ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 2000 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 12 घंटे में इस तरह की सूरत हाल है, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद शुक्रिया अमित रॉय। इसीलिए बेहतर है कि आवाम प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखें, साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं उनका साथ दें। फिलहाल कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर शहर में 13 इलाके हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन तमाम इलाकों की निगरानी के लिए कानपुर IIT ने ड्रोन तैयार किया है। तैयारे की तरह दिखने वाले इस ड्रोन से पुलिस इलाकों की निगरानी करेगी। आपको यहां पर बता दें कि ये ड्रोन 6 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है। साथ ही जिला इंतजामिया ने हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा किया और लोगों को जरूरी अशिया पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से सख्त कदम उठाए, हॉट स्पॉट बनाए, उन्हें सील किया, उसके साथ ही एक और ज़रूरी चीज़ लागू कर दी है कि अब कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शहर में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, और ख़ास तौर से जो लोग निकल भी रहे हैं उन्हें पुलिस रोक रही है। ख़ास तौर से पुलिसकर्मी भी खुद भी मास्क पूरी तरह से लगाए हुए हैं, सेफ्टी कवर से हैं। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो अपने मुंह को कपड़े से ढककर कवर करें, या उनके पास रुमाल हो। बिना मास्क से किसी भी निकलने को किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये भी आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी बिना मास्क के दिखाई देता है उनसे रोककर पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग लगातार मास्क का ही प्रयोग कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उससे कुछ बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कोरोना मुखालिफ जंग और लॉकडाउन के दौरान माशरे में तरह तरह की मिसालें देखने को मिल रही हैं। कुछ खबरें बेचैनी बढ़ाती हैं तो कई खबरें माशरे में मजहबी हमाहंगी को मजीद खुशगवार और मुस्तहकम करती नजर आती हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जिसे आप देख सकते हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती हुई ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं मुंबई, मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, और इन तीनों तस्वीरों में एक ही तरह का मंजर है, और वो है जिंदगी के आखिरी सफर का। आपको याद होगा कि हमने आपको चंद रोज कबल बुलंदशहर और फिर इंदौर की खबर दिखाई थी कि किस तरह इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने अपने पड़ोस के हिंदू अफराद का अंतिम संस्कार किया। बुलंदशहर में रविशंकर के अंतिम संस्कार में उनके रिश्तेदारों ने इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि इन्हें शक था कि रविशंकर की मौत कहीं कोरोना की वजह से तो नहीं हुई। जबकि इंदौर के द्रौपदी उर्फ दुर्गा का मामला ये था कि उनका खानदान निहायत ही गरीब था और इसके दोनों बेटे भी घर से दूर थे। बाद में वो आए जरूर, लेकिन पैसे की कमी थी। इन हालात में मुस्लिम पड़ोसियों ने चंदा करके उन अफराद का अंतिम संस्कार किया। और तीसरी तस्वीर मुंबई की है। मुंबई में एक बुजुर्ग शख्स की मौत के बाद जब उनके करीबी रिश्तेदार
अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाए तो फिर उनके पड़ोसी ही काम आए। दरअसल मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में रहने वाले बुजुर्ग प्रेमचंद की 4 अप्रैल को मौत हो गई थी। एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के नतीजे में प्रेमचंद की मौत हुई और लॉकडाउन की वजह से उनके रिश्तेदार जो राजस्थान में रहते हैं वो ऐसे वक्त में मुंबई नहीं पहुंच सके, जिसके बाद पड़ोस के मुसलमानों ने उनके अंतिम संस्कार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए और पूरी रीति रिवाज के साथ उन्हें आखिरी सफर पर रवाना किया। यही वो तहजीब है जिसे हमारा मुल्क सिखाता है और यही वो तहजीब है हमारा मुल्क जिसकी जिंदा मिसाल है। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने कोरोना के बारे में ज्यादा ही सोच लिया कि उसके दिमाग की हालत ही बिगड़ गई। इस शख्स को ऐसा लगने लगा था कि उसे कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन बाद में टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। खास करके कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उसके कारण लोगों में एक भय सा माहौल आ गया है। लोग एक कोरोना फियर या कोरोना एंजाइटी से घबराहट हो गए। लोगों को ऐसा है कि भाई मुझे ये संक्रमण हो जाएगा या मेरे फैमिली को ये बीमारी लग जाएगी। इसके कारण वो काफ़ी बेचैन रहते हैं, घबराहट रहती है, कभी उनको नींद की तकलीफ रहती है या कभी आवेग में आ जाते हैं या उसके रात में होते हैं और इसी कारण उनकी जो मानसिक परिस्थिति है उसमें काफ़ी असर देखने को मिला है। जो अभी जो पेशेंट दाखिल है उनको काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट के बाद अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। पेशेंट का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, उनका जो सोच विचार है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया है और अभी वो जो डर और भय जो है उसमें से काफ़ी तक बाहर निकल आया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।